कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने रोटेशनल डायनामिक्स के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आप लोगों को आज का वीडियो समझने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। देखिए अगर हम बात करें टॉर्क की तो टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क जो होता है, टॉर्क जिसे हम लोग कहते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट इज द टर्निंग इफेक्ट, इज द टर्निंग इफेक्ट। ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, यानी हर रोटेटिंग बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो बॉडी रोटेट हो रही है एक्चुअली उस बॉडी पे भी क्या एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा, और वो कितना एक्ट होगा ये हम लोगों को आज डिटरमाइन करना है। सो लेट्स वी डू दैट। इसका डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। ओके, और ये जो टॉर्क है तो और ये जो टॉर्क एक्ट होने वाला है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए हमें एक रिजिड बॉडी की जरूरत है। तो हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली है, राइट। कंसीडर अ रिजिड बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ n number of particles having a mass as m1, having a mass as m1, we can say that mass as m1 m2 dash 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 mn। दिस इज नथिंग बट द पार्टिकल्स। ओके, सो ये बॉडी जो बनी है ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होंगी और हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का मास हम लोगों ने m1 m2 m3 डैश 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 सो ऑन मान लिया है। अब ये पूरे बॉडी की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट हो रही है। ओके, सो मान लेते हैं जो है ये जो बॉडी जो रोटेट हो रही है अबाउट ओ एक्सिस के क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ओके, नाउ अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे अल्फा जो है ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, तो इस तरह से ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि जब ये जो बॉडी रोटेट होने वाली, देखिए जब ये बॉडी रोटेट होने वाली तो हर एक पार्टिकल जो है इस बॉडी का ये सर्कुलर मोशन को एक्वायर करेगा। क्या एक्वायर करेगा, सर्कुलर मोशन को एक्वायर करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हेन द बॉडी rotate each particle in the body move in a circle with a different acceleration। ओके, अब ये जो डिफरेंट एक्सेलरेशन है ये डिफरेंट एक्सेलरेशन क्यों आ जाता है। देखिए डिफरेंट एक्सेलरेशन इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो अलग अलग है। यानी अगर हम बात करें कि m1 का पार्टिकल का जो m1 जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस जो है ये अलग है, उसके बाद m2 का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग है, m3 का अलग है। इस वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है, और एक बात याद रखिए ये जो एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये लीनियर एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है तो वो डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्या बात करेंगे, सो द एक्सेलरेशन एक्टिंग, तो एक्सेलरेशन कितना एक्ट होगा, सो एक्सेलरेशन एक्ट होगा a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। देखिए ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यानी ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसी बेसिस पर हम लोग आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल रिलेशन है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन को साथ में बताया जाता है। तो जिस तरह से ये जनरल फॉर्मूला है, सो द acceleration acting on the particle of mass m1, so the acceleration acting on a particle of mass m1, so m1 इस पार्टिकल पर कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर a1 will be equals to r1 अल्फा। ओके, देखिए अल्फा तो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर अब सिमिलरली करके लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं A2 के बारे में लिखूं तो A2 कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा R2 अल्फा। उसी तरह से मेरा A3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा R3 अल्फा।
एंड सो ऑन, यानी मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा Rn अल्फा, राइट। तो ये तो बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पर हो जा रहा है, यानी हर एक पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो r है यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये अलग अलग है। आपको याद रखना है यहाँ पर अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, अल्फा किसी में चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी रोटेट हो रही है। ओके, नाउ अगर बॉडी में एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिए इस चीज को। ओके, अगर बॉडी में यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन है, देखो बॉडी में अगर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो बॉडी में अगर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है तो आप याद रखिए फोर्स तो होना ही चाहिए, फोर्स तो होना ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स, राइट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग बात करें तो F इज इक्वल टू ma होता है। m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब F जो है, राइट, तो वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनलिटी में होता है। मतलब अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है तो वहां पर फोर्स होगा, और जहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है वहां पर एक्सेलरेशन होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि पहले पार्टिकल पर कितना एक्सेलरेशन, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो पार्टिकल है, सो पार्टिकल जो, तो अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल m1 है, यानी पार्टिकल जिसका मास m1 है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1, और वो कितना है m1 a1, राइट। तो बट a1 की वैल्यू हम लोगों ने तो यहाँ निकाल रखी है, a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, a1 की वैल्यू है R1 अल्फा, सॉरी a है a1 की वैल्यू यहाँ पर, a1 की वैल्यू है R1 अल्फा, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ R1, राइट, R1 A1 के बदले R1 और ये अल्फा यहाँ पर लिख दिया, राइट। और सिमिलरली मैं F2 के लिए लिख सकता हूँ, F2 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर M2 A2 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ M2 R2 अल्फा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसी तरह से हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया Mn, An हो गया, तो An की वैल्यू आपको पता ही है Mn Rn, और ये हो गया अल्फा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, राइट। तो अब अगर बात करें फोर्स की, तो ये जो फोर्स है, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से डायग्राम में देखें तो जो फोर्स है, ये फोर्स जो है यहाँ पर, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ आर्म भी कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, ये जो है इसको परपेंडिकुलर है, ये कैसा है, इसको परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो वो टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है, सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द, टॉर्क एक्टिंग, और वी कैन से दैट टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, गिवन बाय, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा यहाँ पर होता है। लेकिन अगर हम हर पार्टिकल की बात करें कि जो F और R के बीच में जो गैप हो रहा है या जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे थीटा की वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे, और साइन 90 जो हो जाता है, साइन 90 डिग्री जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ लिख सकते हो। इसका मतलब हर एक पार्टिकल के लिए, अगर मैं पार्टिकल 1 के लिए मान लू यहाँ पर, सो द टॉर्क on particle 1 or particle of mass 1 या mass m1 is given by torque 1। तो टॉर्क 1 कितना हो जाएगा R1 F1, बट F1 कितना है, ये देखिए F1 तो यहाँ पर है, तो F1 हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो R1 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, ये है M1 R1 अल्फा। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए टॉर्क 2 आप निकाल सकते हो, तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा, टॉर्क 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर R2 स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा, टॉर्क 2 हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा। ओके, R2 स्क्वायर अल्फा, राइट। टॉर्क 3 कितना हो जाएगा, टॉर्क 3 हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर अल्फा, राइट, एंड डैश सो ऑन। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, टोटल टॉर्क हो गया आपका टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस डैश प्लस टॉर्क n, राइट। तो अगर हम सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे प्रॉपरली और वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ओके, प्लस डैश सो ऑन। ओके,
तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं mn/rn², और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे अल्फा। देखो अल्फा तो सब में कांस्टेंट है ना, अल्फा क्या है, सब में कांस्टेंट है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, समेशन मिल रहा है यहाँ पर, समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n mi/ri²। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा टॉर्क की। तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू जो है इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो ये हो गया आपका I into अल्फा। So this is nothing but the torque acting on the rotating body। बड़ा ही आसान डेरिवेशन था, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। If you understand, please like my video, subscribe my channel, and thank you for watching।